हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर क्वेश्चन का लेवल तो आप बहुत अच्छा करा रहे हैं, लेकिन हर टॉपिक से लगभग 5-5 क्वेश्चन लाइए। तो लीजिए साथी, आज की इस क्लास में आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एमटीएस और हवलदार के पेपर में पूछे जाते हैं। और साथ ही इस टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट एमटीएस और हवलदार की तैयारी छोड़ दिए हैं। उनको लग रहा है कि एमटीएस हवलदार जो पेपर पहले 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाली थी, अब ये पोस्टपोन हो चुकी है। तो साथ ही आप लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो आप सभी को डेट मिला एमटीएस और हवलदार के यानी 20 सितंबर, तो याद रखिए साथी 20 सितंबर से ही आपका पेपर स्टार्ट होगा। आप ऐसा सोच रहे हैं कि सीजीएल का पेपर अब आपका पहले वीक में स्टार्ट हो रहा है सितंबर में। सीएचएसएल का भी पेपर साथी 8 सितंबर से होने वाला था, लेकिन सीएचएसएल तो अब होगा नहीं क्योंकि बीच में आपका सीजीएल आ चुका है। सीजीएल का एग्ज़ाम मान के चलिए साथी आपका 4 या 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है सितंबर में, आपने देखा होगा। और इसी की वजह से सारे स्टूडेंट अपने मन में बैठा लिए हैं कि एमटीएस और हवलदार का पेपर अब नहीं होगा, 20 सितंबर से नहीं होगा, ये पोस्टपोन हो जाएगा। और हम देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारे जो नोटिस देते हैं वो यही बता रहे हैं कि एमटीएस पेपर क्या है वो पोस्टपोन हो गया है। तो आपको भाई ये गलती न्यूज़ दे रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। आपको इसमें इस बहम में नहीं फंसना है कि आपका एमटीएस और हवलदार का पेपर पोस्टपोन होगा। जो पहले 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाले थे अब नेक्स्ट आपका अक्टूबर में जाएगा। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे दोस्त। आपके पास मान के चलिए आज आपका हो चुका है 14 अगस्त, आपका 20 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, यानी आप सभी के पास केवल 1 महीने 6 दिन का समय है। मेरे भाई आप लोग इसी में मेहनत करिए। यदि आप अपनी तैयारी छोड़ते हैं तो समझिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो लेकिन साथ ही हम आपको छोड़ने नहीं देंगे तैयारी, हम आपको डेली क्लास देंगे, याद रखिए। ओके साथी, कभी भी आपका एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकता है। 1 महीने पहले आपका एग्ज़ाम डेट आता है, तो हो सकता है साथी 20 या 21-22 को आपको एमटीएस और हवलदार का एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल सकता है। सीजीएल का भी नहीं आया है, सीजीएल का तो वो सिस्टम वो सही हो रहा है, वो सही हो जाएगा तो उनका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा कि सितंबर के किस सप्ताह से स्टार्ट होगा। पहले सप्ताह से शुरू होगा लेकिन किस डेट से ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो साथ ही आज की इस क्लास में एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए मिक्स क्वेश्चनों का 65 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस सेशन में, और आप सभी का टारगेट 65 में से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, और जो क्वेश्चन का लैंग्वेज यानी भाषा रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। ओके, लास्ट में अपना स्कोर करेंगे आप सभी का कितना स्कोर रहा। देखिए पहला प्रश्न, चापचर कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, चापचर कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मिजोरम राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? बताइए साथी, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो याद रखिएगा साथी मणिपुरी के लिए। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, हरिप्रसाद चौरसिया एक कौन से वादक है? बताइए साथी, हरिप्रसाद चौरसिया एक कौन से वादक है? तो याद रखिएगा साथी बांसुरी वादक है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, खजुराहो के मंदिरों को किस शैली का एक शानदार उदाहरण है? बताइए साथी, खजुराहो के मंदिरों की किसका एक शानदार उदाहरण है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा नागर शैली का। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, इंडिया मेजर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए,
भारत का जो प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा गोवा में स्थित है। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राज राजा प्रथम किस ईस्वी में राजा बना था? बताइए साथी, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक राज राजा प्रथम था ये किस ईस्वी में राजा बना था? तो साथ ही याद रखिएगा 985 ईस्वी में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। भगत सिंह और बीके दत्ता ने किस वर्ष में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? बताइए दोस्त, भगत सिंह और बीके दत्ता ने किस वर्ष में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था? तो भाई याद रखिएगा 1929 में। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 ये किस पर आधारित थी? बताइए साथी, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 ये किस पर आधारित थी? तो याद रखिएगा गरीबी पर। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 को। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? बताइए दोस्त, भवई ये किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो साथ ही याद रखिएगा गुजरात की है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 को। डैश असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। कौन सा खेल है वो जो कि एक असम का लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता खेल है? तो भाई याद रखिएगा धोप खेल है। ऑप्शन सी धोप खेल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? बताइए साथी, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो साथी याद रखिएगा केरल राज्य में हुई है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? बताइए साथी, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? तो साथी याद रखिएगा प्रवास से जुड़े हैं। तो यहां से डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? बताइए साथी, किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो साथी याद रखिएगा लता मंगेशकर जी को। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है और डेली का डेली जो क्लास आ रही है आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो आप सभी की बहुत बड़ी गलती है मेरे दोस्त, क्योंकि जो आपके शिफ्ट में सॉल्व बनने वाले हैं इन्हीं क्लास से आने वाले हैं। साथी ये बात याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे देख लीजिएगा साथी, आपकी शिफ्ट में हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है। लेकिन आपको साथी मेहनत करने की ज़रूरत है, लगातार क्लास करने की आवश्यकता है। फ्री में साथी आपको हम सब क्वेश्चन करा देंगे। ओके, तो आप भाई नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ओके, देखिए कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? बताइए, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो भाई याद रखिएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कौन सा युद्ध लड़े थे? बताइए दोस्त, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो भाई याद रखिए 4 युद्ध है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर ये किस लेखिका ने लिखा है? बताइए साथी, प्रसिद्ध जो उपन्यास द व्हाइट टाइगर ये किस लेखिका ने लिखा है? तो भाई याद रखिएगा अरविंद अडिगा ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था?
बताइए साथी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो भाई याद रखिएगा 1219 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। लूर भारत के किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताइए साथी। लूर जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथी याद रखिएगा हरियाणा राज्य का है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्योत्सव है? बताइए साथी। पोंगल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्योत्सव है? तो साथी याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए, कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे है? तो भाई याद रखिए सैक्सोफोन से है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए साथी। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? बताइए दोस्त, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भाई याद रखिएगा भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विथ इंडिया? बताइए साथी, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो साथी याद रखिएगा टोटल 7 देश भूमि सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, साथ ही लास्ट में स्कोर करिएगा आप सभी का, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहे हैं। ओके, गलती नहीं होना चाहिए। 45 टारगेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो बाबर ने किसको पराजित किया था? बताइए साथी। 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने भाई अब इब्राहिम लोदी के बाबर ने पराजित कर दिया था, तो यहाँ से डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो भाई याद रखिएगा अनुच्छेद 108 करता है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बताइए दोस्त, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो साथ ही याद रखिएगा 1907 में हुआ था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भाई याद रखिएगा 1885 में, और पहला अधिवेशन भी 1885 में ही हुई थी। जब स्थापना कहाँ पर हुई थी पहला अधिवेशन? तो साथ ही याद रखिएगा मुंबई शहर में हुई थी। ओके, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? बताइए, स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा थैलोफाइटा से। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम? बताइए दोस्त, कितना होता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक? तो साथ ही याद रखिएगा टोटल 24। बी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो साथ ही याद रखिएगा 1707 में हुई थी।
ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्त, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड साहब हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? बताइए दोस्त, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो भाई याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भाई याद रखिएगा हिंदी भाषा है। ऑप्शन बी हिंदी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 35। तो साथ ही इस टाइम आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी बिल्कुल छोड़ दिए हैं। उनको लग रहा है कि ये एमटीएस हवलदार पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, हमारा पेपर 20 सितंबर से नहीं होगा। तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़े अपने लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब एग्ज़ाम डेट आएगा तभी हम पढ़ेंगे। भाई आपको अचानक से एसएससी का नया कैलेंडर जारी होने वाला है, सब फिर से वो अपना एग्ज़ाम डेट सब क्लियर करने वाले हैं एसएससी का खासकर। ओके, तो भाई अपने तैयारी मत छोड़िए, कुछ पढ़ते रहिए लेकिन पढ़ते रहिए। ओके, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? बताइए साथी, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो भाई याद रखिएगा भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? तो भाई याद रखिएगा अनुच्छेद 20 में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? तो साथी याद रखिएगा पुद्दुचेरी था। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? बताइए दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा नर्मदा नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? बताइए दोस्त हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो साथ ही याद रखिए टोटल 11 प्लेयर। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा मणिपुर में। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? बताइए पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? तो भाई याद रखिएगा तबला वादक से थे। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची संबंधित प्रावधान है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची संबंधित प्रावधान है? तो भाई याद रखिए 7वीं अनुसूची में। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? बताइए, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो भाई याद रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? बताइए, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो साथ ही याद रखिए कपूरथला में स्थित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। विटामिन ए को और किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा रेटिनॉल के नाम से। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 को। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? बताइए, जो मकड़ियाँ होती हैं वो प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? तो साथ ही याद रखिएगा एरेक्निड्स में आती हैं। ऑप्शन ए एरेक्निड्स बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोकनृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा केरल का लोकनृत्य नहीं है? जैसे साथी हम बात करते हैं कथकली, तो भाई केरल का है फेमस, थुलाल भी है और कायोकुट्टी कली भी है, लेकिन चपेली ये तो साथी याद रखिएगा ये आपका ना यूपी से है। किससे साथी? यूपी से है। और उत्तराखंड में भी कभी कभी हो जाता है भाई चपेली। यूपी और यूके दोनों मान के चलिएगा। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये केरल का लोकनृत्य नहीं है चपेली, ये यूपी और यूके का है, उत्तराखंड। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एक सवाल आप बताइए भाई, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? कमेंट करके इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय वो कहाँ पे स्थित है? तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1946 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा कोटा शहर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 को। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? बताइए साथी, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तो भाई याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ? तो साथ ही याद रखिएगा 1939 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54 को। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे किसके रूप में जाना जाता है? बताइए साथी, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो भाई याद रखिएगा आर्यभट्ट के रूप में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए दोस्त, द ब्रोकन विंग पुस्तक किसने लिखी है? तो साथ याद रखिएगा सरोजनी नायडू ने यह पुस्तक लिखी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, फटाफट दीजिए सवाल का राइट आंसर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो साथी जो रिंग वर्म नामक बीमारी होता है वो किसके कारण होता है?
तो सर जी कवक के कारण होता है। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए दोस्त, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो साथ ही याद रखिएगा मैग्नीफेरा यानी आम का है भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59 को। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा तंजावुर में स्थित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60 को। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो साथ ही याद रखिएगा बिहार में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। 12 ईयर्स अ स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? बताइए साथी, 12 ईयर्स अ स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? तो साथी याद रखिएगा सोलोमन नार्थप पायरेट्स है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये सवाल आपसे कभी भूलेगा नहीं, ये बात याद रखिएगा क्योंकि नाम ही गजब है। 12 ईयर्स अ स्लेव, यदि ये ऑप्शन आ गया आपके पेपर में तो भाई आप तुरंत राइट आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आप यदि नाम पढ़ लिया एक बार ना सोलोमन नार्थप पायरेट्स को तो कभी भूलेगा नहीं आपके दिमाग से। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथी, व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड? तो भाई याद रखिएगा 23 जून को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63 को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए साथी, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथी याद रखिएगा भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64 को। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? बताइए साथी, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो सर जी राज्यसभा की बात कर रहा है तो 30 होनी चाहिए। ओके, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, 65 नंबर। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करेंगे सभी फौजी भाई। बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथ ही ये फाइनली आपका 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का इन 65 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे भाई कि आप सभी का अप्रॉक्स इन 65 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ होगा। कंप्लीट आपने भाई इस क्लास को देखा होगा, अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को तैयार किया होगा, क्योंकि समय नहीं है और एमटीएस हवलदार के लिए आपको 2 ही सब्जेक्ट मेन रूप से पढ़ना है। एक तो साथ ही आपको जीके पढ़ना है और एक इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही दोपहर में 12:35 पे एक और नए क्लास के साथ। तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, जैसे क्लास आएगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।